जब चुनाव नज़दीक आते हैं हर विरोधी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन और सत्ता वाली पार्टी की जो कमियां हैं वो उठाते हैं। जब हम विपक्ष में तो हम नहीं करते हैं, तो ये तो इनका काम है, ये करेंगे इनका। ठीक है। आज हमारी जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, स्टेट की जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ है वो फिक्स्ड है। आपके जो हमारे सैलरीज और पेंशन है वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए महीने के हैं। 25 से 30,000 करोड़ जी हमारी जो सैलरीज और पेंशन है। 13,000 करोड़ रुपए जो लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट है। ये सारे का सारा मिलाकर के 44,000 करोड़ बन गया। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, HRTC है, और हमारी जो 10% की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसका जो हमारा शेयर है वो मिलाकर के आज सारे का सारा बहुत अधिक बन रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है हिमाचल प्रदेश। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश को जब तक हम पॉलिटिकल पार्टी सब बैठ कर के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कारोबार, हिमाचल प्रदेश में टफ है, काम करना टफ है। चाहे इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज़्म है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे होटल इंडस्ट्री है। आज टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है हाई एंड टूरिस्ट नहीं है, हमारे पास जो है बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी कांगड़ा वाले एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए कंपनसेशन लैंड का दे चुके हैं। जयराम जी मंडी में ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं बना, ज़मीन तो कुछ भी नहीं उतरवाया। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां हैं आर्थिक रूप से कि इस स्टेट को आत्मनिर्भर कैसा बनाया जाए, और जो हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज़ है उनको कैसे पूरा मीट आउट किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे कैपिटल वर्क्स हैं, जैसे रोड्स है, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, IPH की स्कीम्स है, इनको भी इनकी गति जो रफ्तार जो किस तरह से बढ़ती रही भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर ये भी कहा जा रहा है कि RDG का इसको आधार बनाकर सरकार जो है आम आदमी की जेब पे जो है ना सर, ऐसा है कि कोई सरकार को वे आउट तो निकालना पड़ेगा ना। अब जो आप ये सैलरीज और सैलरीज के बारे में कह रहे हो कि वो कटौती नहीं की है, वो डेफर की है। कुछ जो हायर लेवल के क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, MLAs है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, उनको सैलरी को डेफर करने की बात की गई है। वो कटौती नहीं की गई है, डेफर करने की बात की है, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो बिगड़ी हुई फाइनेंशियल हालत है उसको ठीक किया जाए। अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज को प्लग इन करने की बात की जाए, जहाँ पे लीकेजेस हैं उनको ठीक करने की बात की जाए। तो ये सारे का सारा जो है हम मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मंत्रिमंडल है वो बारीकी से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। सर भाजपा जो है कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने बजट जो है 26-27 का जो है लगभग 55,000 करोड़ के करीब रखा है। केंद्र ने हमारी कटौती 10,000 करोड़ की है, मगर बजट का जो आकार है केवल 3,000 करोड़ ही घटा है। तो अब रास्ता निकाला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति ना रुके, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज हम कैसे जनरेट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो खर्चे हैं हमारे उनको जो है हम रोकने के प्रयास जो किए जाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार हमको पैसा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हिमाचल प्रदेश में 2025 में आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, वो पैसा अभी तक नहीं आया है। और अगर हम तुलना करें पिछले 10 सालों की, 2017 से 2022 तक RDG के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 54,000 करोड़ रुपया RDG का मिला, 13,000 करोड़ रुपया इनको GST कंपनसेशन का मिला, और हमको केवल 23 से लेकर के 26 तक हमको RDG के रूप में हमको 17,000 करोड़ रुपए मिला है। तो आप डिफरेंस लगा सकते हो कि इतने कम पैसे मिलने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में विकास की गति जो है वो चल रही है। और हिमाचल प्रदेश का लोन है, अब जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने 48,000 करोड़ का लोन था, जब इन्होंने छोड़ा तो 76,000 करोड़ का लोन था, और 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो देनदारी है वो नहीं दे पाए। 6th पे कमीशन के जो एरियर्स हैं पेंशनर्स की और एम्प्लॉइज़ के, वो 5 साल में नहीं दे पाए। वो सारी की सारी देनदारी हमारी सरकार पे आकर के छोड़ी, और उसमें से काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री जी ने कुछ एम्प्लॉइज़ को, पेंशनर्स को, 70 साल से ऊपर वालों के एरियर सारे के सारे क्लियर कर दिए।
ठीक है, आज हिमाचल प्रदेश जो है संकट की घड़ी से निकल रहा है और हमें उम्मीद है हम इससे आज से बाहर निकलेंगे। सर अगर हमारे बजट देखें तो 80% हमारा वेतन। सर कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें जो विधायक है, पूर्व विधायक और जिन्होंने दल बदल के तहत उनको सैलरी और वेतन को रोकने की बात कही थी सर, उसको कोर्ट ने कहा कि रिलीज़ किया जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, अभी जो हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे जो दो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन को जो रिलीज़ किया जाए, वो मैंने नहीं देखा है, मगर उसका अध्ययन किया जाएगा। और जो पुराना बिल था वो तो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसमें पुरानी जो पेंशन्स को रोकने की बात की गई थी। नया बिल जो है हिमाचल विधानसभा में जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ था उस टर्म की पेंशन ही रोकने की बात कही गई है इस बिल में। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है, उन्होंने जो हमारा सेकंड बिल है उसको कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया, मगर जो मेरी जानकारी है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इनकी जो पेंशन्स हैं पूर्व विधायकों की जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था उनको रिलीज़ करने की बात जो है कोर्ट ने की है। और कोर्ट ने कोई, मुझे लगता कोई बिल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये इस मंशा से लाया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की परंपराओं के अनुरूप, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो है कभी भी नहीं चली है। और उसके बाद वोट, क्योंकि विप जो है वो राज्यसभा में अगर विधायक वोट दूसरी पार्टी को डालता है क्योंकि उसको अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो उस पर वो विप लागू नहीं होता है। मगर इन विधायकों ने, जो 6 विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। विप जारी होने के बावजूद भी जब बजट विधानसभा में पेश किया गया तो ये सदन से अनुपस्थित थे और पिटीशन फाइल हुई और स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई, सदस्य जो 14वीं विधानसभा के सदस्य थे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उसके बाद ऐसा जो हिमाचल प्रदेश में कभी हुआ नहीं था और सरकार की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में दल बदल वाली या क्रॉस वोटिंग वाली राजनीति ना चले। उसको रोकने के लिए बिल जो है विधानसभा से में पास किया गया था, जो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। और वो बिल जो है जिसमें उस बिल को वापस सरकार ने ले लिया है। अब नया बिल जो है अभी हमारी जो बजट सेशन हुआ है 2026 का, उसमें एक नए बिल को पास किया गया है जिसमें सिर्फ पेंशन रोकने की बात जो है वो 14वीं विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं उनकी ही पेंशन रोकने की बात की है। और उसी टर्म की पेंशन के जो है वो अधिकृत नहीं होंगे। जो विधायक पूर्व में भी पहले विधायक रहे हैं उनको उस टर्म की पेंशन जो है वो सामान्य रूप में मिलती रहेगी। मगर 14वीं विधानसभा में, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है 14वीं विधानसभा में हुआ है और क्योंकि 14वीं विधानसभा की टर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और विधानसभा को अधिकार है कोई भी बिल बनाने का, और विधानसभा जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी बना सकती है, चाहे इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है या इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ या कोई भी बिल है वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका अधिकार है। और 14वीं घटना 14वीं विधानसभा में हुई और 14वीं विधानसभा का भी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। वो बिल जो है विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके गवर्नर को असेंट के लिए भेजा है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर उसको स्वीकृति देंगे। और इस तरह की जो परंपराएं हैं दल बदल की, क्योंकि एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो पार्टी उसको वो टिकट देती है और वो जीतते हैं, तो वो पार्टी से भी अपनी गद्दारी करते हैं और अपने जनता वोटरों की भावनाओं को भी जो है वो नहीं कदर करते। इस तरह की निर्णय नहीं होनी चाहिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वे दल बदल हिमाचल प्रदेश में ना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी और अब कोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय दिया है। देखो, कोर्ट ने कहीं भी टिप्पणी नहीं की है, बिल के बारे में टिप्पणी नहीं की है या बिल को गलत करार कोर्ट ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि इनकी जो पेंशन है उसको रिलीज़, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि गवर्नमेंट को उनकी पेंशन्स को रिलीज़ किया जाए। और अभी कोर्ट के फैसले को पे लॉ डिपार्टमेंट और सरकार अभी विचार करेगी, उसमें अपील करनी है नहीं करनी है, क्या करना वो विचार करेगी। और सरकार की मंशा कोई किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल ना हो
और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों का और जनता भी चाहती है ऐसा ना हो। तो एक मैसेज है और ये आइंदा ऐसी घटना ना हो उस लिए जो है कि अभी कदम उठाया जाए। सर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार जो है पाकिस्तान मॉडल यहाँ अपना रही है, क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, पाकिस्तान मॉडल से क्या मतलब हुआ? वो बेसिकली ऐसे कर रहे हैं सर कि जैसे वहाँ पर आर्थिक बदहाली है और हिमाचल में भी, तो इसीलिए भ्रष्टाचार सैलरियाँ डेफर की जा रही है। देखो, एक बात मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो आज आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है उसके लिए केवल केंद्र सरकार जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश जब बना था उस वक़्त के लोगों को, उस वक़्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता था इकोनॉमिकल वाइबल स्टेट नहीं होगा। पहाड़ी राज्य हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं वो इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। और आरडीजी जो दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि जो खर्चे का और इनकम के गैप को पूरा करने के लिए आरडीजी के माध्यम से भरपाई 1952 से लेकर के होती आई है। एकदम बंद कर देना आरडीजी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये एक हिमाचल के साथ जो है बहुत बड़ा गुनाह किया गया है हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार ने। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। इसके बावजूद भी लगभग आरडीजी हमको 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए सालाना देती है। इसके बावजूद भी हमारा जो बजट है जो 58,000 करोड़ का नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.